Welcome to my channel. I'm Irina, and in this video I'm going to discuss with you, I'm going to explain you active and passive voice. Okay, एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादातर बच्चों के कोर्स में आता है 10th में 12th में, और इवन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी उसमें भी आपका पूछा जाता है एक्टिव पैसिव किस तरह से सजा के देते हैं, और उसको फिर किस तरह से एक्टिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म दे दिया जाएगा और उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह। उसमें आपको सही वाला जो पैसिव फॉर्म है वो आपको टिक करना होता है। तो ये पैसिव फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दोनों ही आना चाहिए। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव मैं आपको सिखाऊंगी। एक्टिव से पैसिव सीखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव से एक्टिव कैसे करते हैं। राइट, सो एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव से क्या समझ में आता है फ्रेंड्स? एक्टिव पैसिव में ये होता है कि एक्टिव क्या होता है? एक्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक्शन पर ज्यादा स्ट्रेस देता है, एक्शन पर, काम पर ज्यादा जोर देता है। जैसे मान लीजिए उसने एक जग तोड़ा, ही ब्रोक अ जग, तो उसने क्या किया, क्या काम किया? उसने एक जग तोड़ा। काम पर ज्यादा जोर है तो ये एक्शन पर जोर है, मतलब ये एक्टिव सेंटेंस। और इसी चीज को अगर हम करने वाले पर, सब्जेक्ट पर, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, अगर कर्ता पर जोर आया, करने वाले पर जोर आया, तो वो हो जाएगा पैसिव फॉर्म। दैट मीन्स ये जग उसके द्वारा तोड़ा गया। द जग वॉज ब्रोकन बाय हिम, मतलब बाय करके जिससे द्वारा तोड़ा गया, जिसने उस काम को किया, उसको, उस पर ज्यादा अगर जोर दिया जा रहा है तो वो पैसिव फॉर्म होता है। और अगर काम पर जोर दिया जा रहा है तो वो होता है एक्टिव। एक्शन पर जोर देते हैं तो एक्टिव, और घुमा फिरा के करने वाले पर अगर जोर देते हैं तो वो होता है पैसिव। अच्छा, एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आप लोग अगर मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें अगर आप लोग 10th पढ़ चुके हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा इसको सीखना। तो आप लोग वीडियोस जो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें मैंने 10th एक्सप्लेन किया उसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन 10th का नाम देके करूंगी तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह से करूंगी। एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करने से पहले रूल्स, सबसे पहले किसी भी चीज का रूल अगर आपको मालूम है कैसे किया जाता है तो यू कैन डू इट वेरी इजी। ओके, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, चेंज करना, जो भी है वो कैसे होता है। ठीक है, रूल्स तो बहुत सारे हैं, वन बाय वन मैं टुकड़ों में धीरे धीरे आपको बोलूंगी तो वो आपको लर्न हो जाएगा बाय हार्ट। राइट, अच्छा, जैसे मान लीजिए एक्टिव अगर आपका दिया हुआ है एक्टिव, ऐसे मैं आपको बता दूं, एक्टिव टू पैसिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, प्रेजेंट क्यों मैं इंडेफिनिट बोलूं, इंडेफिनिट एक होता है, हाँ सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, इज, एम या आर। ठीक है, अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, वो मैंने आपको वर्ब में बताया। इंडेफिनिट जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, एफर्मेटिव हुआ, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डू डज का यूज होता है। यही सबसे बड़ी पहचान है इंडेफिनिट की। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब आपका सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ जाएगा, मतलब काम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा अगर एफर्मेटिव है तो। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डू या डज का यूज जरूर होगा। डू या डज का प्रयोग है तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इज, एम, आर। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज या वर। वॉज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, ये एस वाले जो भी चीजें हैं, वॉज या इज, वॉज, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, लेकिन वॉज एक और चीज है, आई के साथ भी लगता है। एम केवल आई के साथ लगता है, और आर और वर जो है तो बाकी जो चीजें हैं, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल के साथ। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले आप टेंस को अगर आप क्लियर कर लें, उसको एक बार वॉच कर लें उस वीडियो को, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, आप आसानी से समझ पाएंगे कि
इंडेफिनिट क्या टेंस होता है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जो टेंस में सिखाया था उसमें बोला था ता है, ती है से एंड होता है सेंटेंस। वो जाता है, वो खाता है, ये ता है करके जो यूज होता है वो इंडेफिनिट टेंस होता है। उसमें इज लगता है किसी भी तीसरे आदमी की बात हो और वो भी अकेला, उसके साथ एम लगेगा आई के साथ मतलब मैं के साथ, और आर लगेगा बाकी जितने बच गए यू वी दे या कोई भी प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। और वैसे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है अगर एफर्मेटिव है, और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसमें डिड का यूज जरूर होगा। यही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप टेंस क्लियर करिए तो आपको आसानी से आ जाएगा। और वॉज भी जैसे इज का नियम है, थर्ड पर्सन कोई भी तीसरा आदमी हो और वो भी अकेला हो तो इज, वैसे ही नियम है वॉज। अगर पास्ट इंडेफिनिट अगर वॉज होगा तो कोई भी तीसरा आदमी हो और एक अकेला हो तो वॉज, लेकिन इसमें आई के साथ भी वॉज आएगा क्योंकि इसमें एम का कोई पास्ट टेंस नहीं है। और वर आर का पास्ट टेंस है। वर मतलब आई, यू, वी, दे, तुम, हम, वो लोग या एक से ज्यादा की बात होगी तो हो जाएगा वर। पास्ट में बात हो रही तो वर, प्रेजेंट में बात हो रही तो आर। टेंस तो देखिए सब चीज का बेस है। अगर टेंस आपने पढ़ लिया तो सब चीज समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले टेंस सिखाया, ग्रामर पोर्शन में मैंने टेंस सिखाया। और टेंस अगर आप पक्का कर लीजिए तो फिर कोई चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा इज एम आर लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वॉज या वर लगेगा। और कोई भी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी एक परफेक्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिया रहेगा पहले से, क्योंकि इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज लगता है। पूरे टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस में लगता है, either it is प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। इसके साथ अगर आपको परफेक्ट टेंस दिया है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, बीन। बस हेल्पिंग वर्ब का ही सब खेल है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है किसके साथ क्या लगेगा, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज होता है ना वो केवल हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होता है। और हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचान कर पाते हैं कि ये कौन सा टेंस हमें दिया गया है। कोई भी चीज अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है, इन अफर्मेटिव में, हाँ वाले में, सकारात्मक सेंटेंस में, उसमें हम वर्ब के फॉर्म से समझ जाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से समझते हैं। डू डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट, हैज हैव लगा है तो परफेक्ट, इज एम आर लगा है तो कंटिन्यूअस, हैज बीन हैव बीन है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब चीज सबका अलग अलग वो है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान जाते हैं। लेकिन जैसे एफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। और पूरे टेंस में कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, केवल पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। और सब सेकंड फॉर्म दिया है तो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट दिया है। तो परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, आप पहचान लेंगे क्योंकि आप टेंस सीख चुके होंगे। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगा बीन। और बाकी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, कंटिन्यूअस माने क्या हुआ, कंटिन्यूअस में आ जाएगा BEING, बीइंग, BEING, बीइंग। देखिए बीइंग, बीइंग और बीइंग में अंतर समझ में आ रहा है आपको, बीइंग, BEING, बीइंग, और सबके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, BEING, बीइंग। इज एम आर जो होगा उसके साथ तो लगेगा, लेकिन BEING, बीइंग लगेगी। ये एक शॉर्ट में मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर हमने एक्टिव पहचान लिया कि एक्टिव वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से इस एम आर लगा देंगे। अगर हमें एक्टिव सेंटेंस हम पहचान गए कि वो पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो हम उसमें वॉज लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
और अगर हमने पहचान लिया कि वो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में से कोई भी एक टेंस है, एक्टिव सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। एक्टिव सेंटेंस आपने पहचान लिया तो उसमें बी डब्ल्यू एंड बीइंग लगा देंगे। और अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? वर्ब में आईएनजी जरूर लगा होगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस वाला हो या फिर जो लास्ट वाला टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा। और अगर वर्ब प्लस आईएनजी दिया है मतलब वो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होगा तो बीई डबल एंड बीइंग न लगा के बीई आईएनजी, आईएनजी वाला दिया होगा तो हम आईएनजी लगाएंगे, ये पहचान कर लीजिए। कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर दिया होगा, कंटिन्यूअस में आईएनजी दिया है तो हम भी बी में आईएनजी लगा देंगे। ये तो सिंपल हो गया। अच्छा, इसके बाद जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम है, रब कर दे रही हूँ मैं, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम है वो मैं बता दे रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपस में चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, नियम क्या है? एक्टिव टू पैसिव बनाने का नियम आपका है, पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा सबका। कोई भी सेंटेंस को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में, तो केवल रूल यही होगा, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय एंड देन सब्जेक्ट। दिस इज द रूल, दिस इज द स्ट्रक्चर, यही आपका स्ट्रक्चर है मेन। दिस इज द स्ट्रक्चर according to which you will have to convert active sentence into passive। यही एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना पड़ेगा हमेशा। किसी भी सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, जब पैसिव फॉर्म में जब भी चेंज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे ऑलवेज, हमेशा। इस चीज को ध्यान में रखिए। एक्टिव सेंटेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, एनी टेंस कोई भी दिया हुआ है, हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स जरूर बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, बस सिंपल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड में फिट कर लीजिएगा, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वर्ब का फॉर्म तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई नियम नहीं है, उसका फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मैं आपको एक्टिव में एक टेबल की तरह दे रही हूं जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक्टिव सेंटेंस किस टेंस में होगा तो हम क्या क्या लगाएंगे। देखिए, एक्टिव जैसे मैंने यहां लिखा एक्टिव, इधर लिखा मैंने पैसिव, राइट। बिल्कुल इजी है, उसको समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। और इन केस अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग जो भी समझ रहे हैं, अगर व्यूअर्स कहीं भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझ में नहीं आया, रिपीट करना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ओके, एक्टिव सेंटेंस हमारा कैसा दिया हो जो हम पैसिव करेंगे। अच्छा, एक्टिव से पैसिव बनाने में सबका एक्टिव पैसिव नहीं होता, एक्टिव से पैसिव नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में अगर आया, प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, फ्यूचर में 2। ठीक है, प्रेजेंट में 3 मतलब सबसे पहले अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, जस्ट रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब पूरा ही लिख दूं या तो फिर आप ध्यान रखिएगा इसको। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो वो मालूम ही आपको, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम, आर, बस यही चीज आपको याद रखना है, इज, एम, आर। उसके बाद अगर नॉट है तो थर्ड प्लेस पे नॉट, जब मैंने 10 सिखाया था तब भी बताया था, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट आपका थर्ड प्लेस पे होगा, अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड होता है तो फोर्थ प्लेस पे। लेकिन अभी इसमें ध्यान दीजिए कि नॉट क्वेश्चन वर्ड आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉट फोर्थ नंबर पे आता है, अदरवाइज नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड। यही वो चीज है जिससे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें एक्टिव से पैसिव, अगर एक्टिव हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो पैसिव बनाते वक्त हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट कीप इन माइंड।
नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, राइट। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे दिया है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अब अदल बदल सारे टेंस में होंगे। हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे सारे टेंस में होंगे। थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अच्छा ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया प्रेजेंट के, मैंने बताया थे तीन होते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो हमें क्या दिया रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम है इज एम आर, उसके साथ होगा वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। यही तो पहचान है, इज एम आर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, दिस इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है मतलब हमें अगर एक्टिव सेंटेंस अगर इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया है मतलब हम समझ गए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम भी उसको चेंज करेंगे इज, इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में दो बार नहीं लिख रही हूं, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट पहले या फिर लिख दूं कंफ्यूजन ना हो, ऑब्जेक्ट पहले देंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर दिया है तो हम भी इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे, सिंपल। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हम पहचान जाएंगे सब, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू डज जरूर लगा होगा, ये पहचान है, हम समझ जाएंगे। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, ये तो करेंगे। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे, थर्ड नंबर पे अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, स्किप कर देंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। ये रूल्स में लिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इनका एक एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी सेंटेंस, राइट। इंडेफिनिट, सॉरी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर तरह के सेंटेंस आपको बताऊंगी। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी दिया है तो हम भी बी आईएनजी बीइंग लगा देंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगता है सब्जेक्ट लास्ट में लगता है। ये यहां से है वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड है आपका प्रेजेंट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे। जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था उसमें आपने देखा होगा, पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर मैंने देख दिया तो ये फिर अच्छा इंडेफिनिट बता दिया, कंटिन्यूअस बता दिया, कंटिन्यूअस में भी वही है। और अगर थर्ड होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हम पहचानते हैं उसमें क्या होगा, हैज हैव लगा होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। हैज किसके साथ लगा होगा, कोई भी तीसरा आदमी हो और वो भी एक अकेला। जो इज का नियम है वही वॉज का नियम है, वही हैज का नियम है, वही हैज बीन का नियम है। एस वाले जितने हैं वो थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप कर लेंगे, हैज हैव लगा होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। तो हमें अलग से वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बनाना है, हम इसमें चेंज करेंगे, मैंने बोला था बीन लगाएंगे। एक चीज ध्यान देखिएगा, जब बीन या बीइंग लगा रहे हैं वो वर्ब के ठीक पहले पहले होगा, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे इसमें भी होगा, सबसे पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट एज यूजुअल, सेकंड नंबर पे हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब माने हैज या हैव, यही तो होता है। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड है, तो प्रेजेंट की बात हो रही तो हैज हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर नॉट है तो थर्ड प्लेस पे नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। सॉरी, ये हो गया आपका तीन चीज। ऑब्जेक्ट पहले लगा,
हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नंबर पे लगा, नॉट है तो थर्ड नंबर पे लगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इसको आप लिख लीजिए। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें मेन चीज जो आपको याद रखना है वो मैं बता दे रही हूँ। ये आपने अगर लिख लिया है तो लिख लीजिए, इसको अच्छे से माइंड में रिपीट कर लीजिए। मतलब मेन चीज हमें क्या पता चला, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होगा तो इज एम आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस दिया होगा तो इज एम आर के साथ हमारा लगेगा बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर परफेक्ट दिया होगा तो हैजर दिया होगा तो हम भी हैजर के साथ, हैज हैव के साथ बी डबल ई एन बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगेगा, बाय, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो बाय तो यूजुअल है ही, स्ट्रक्चर में मैंने बता ही दिया बाय लगेगा। बाय, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट। मतलब मेन चीज आपको याद क्या रखना है, इंडेफिनिट होगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर दिया ही रहेगा तो हम भी इज एम आर के साथ बीइंग, और परफेक्ट दिया होगा तो हैजर दिया होगा तो हैजर के साथ बीइंग। लेकिन बीइंग उल्टा कर दिया, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। पूरा क्यों लिख रही हूं मैं, पूरा ना लिखूं, मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला ना, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी, हेल्पिंग वर्ब बता दिया बस। इज एम आर के साथ बीइंग और इसमें हैजर के साथ बीइंग। बाकी तो स्ट्रक्चर में दिया ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक एक सेंटेंस में बना के दिखाऊंगी। इंडेफिनिट में इज एम आर, कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग, और परफेक्ट में हो गया इज एम आर हैज हैव तो हैजर के साथ बी डबल ई एन बीइंग। ठीक है, बीइंग या बीइंग जो भी हम लगा रहे हैं वो वर्ब के ठीक पहले पहले लगेगा, इसके ठीक पहले पहले ही वर्ब लगेगा, ये जो है इसके ठीक पहले, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लगेगा। बीइंग या बीन, कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूजन रहते हैं कि बीइंग और बीन को लगाएं कहाँ, कहीं यहाँ कहीं वहां, नहीं। जो भी वर्ब है, वर्ब माने क्रिया माने काम, जो भी काम आप लगा रहे हैं उस काम के ठीक पहले पहले ही बीन लगेगा, चाहे वो कितना ही लेंथी सेंटेंस हो, कितना ही लंबा सेंटेंस हो। ध्यान रखिएगा, बीइंग या बीन जो भी हम लगाएंगे वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है उससे ठीक पहले लगेगा बीइंग या बीइंग। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट का, राइट। अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पहचान होगा, वॉज वर्ब दिया होगा एंड वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान ही है उसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो वर्ब में आईएनजी अगर लगा है, और पास्ट कंटिन्यूअस पैसे होंगे कैसे, वॉज वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इज एम आर, उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस होगा वॉज वर्ब, उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर हमने एक्टिव हमने पहचान लिया कि वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम भी जो भी सब्जेक्ट के रूप में जिसको भी हम उतारेंगे पैसिव सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में उनकी उतारे थे ना, तो उसमें वॉज या वर उस सब्जेक्ट को देख के, माने जो भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में उतारेंगे लाएंगे पैसिव में, उसको अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए ही हम वॉज या वर का चूज करेंगे। तो वॉज या वर के साथ अगर इसमें आईएनजी दिया है तो हम भी लगा देंगे बी में आईएनजी, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म के ठीक पहले पहले ही बीइंग लगेगा। जो भी बीइंग, बी, बीइंग, ये जो भी चीजें लगते हैं वो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले पहले लगते हैं। तो कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी दिया है वर्ब वर्ब के साथ, तो हम भी वर्ब वर्ब के साथ बीईएनजी बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एंड द थर्ड इज पास्ट में, ये थर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का क्या नियम है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, यही तो है। तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लगा होगा, ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस आपने पहचान दिया कि पास्ट परफेक्ट में दिया है तो आपको हैड दिया होगा, तो आपको भी हैड के साथ बी डबल ई एन बीन लगा देना है, उसके बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मतलब देखिए, हैज, हैव, हैड, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव होगा फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट के जितने भी टेंस है उसके साथ बी डबल ई एन बीन लगेगा, और आईएनजी दिया है तो बीइंग लगेगा। दोनों में उच्चारण में ज्यादा अंतर नहीं है, बीइंग
आईएनजी वाला के साथ, बीन लगेगा परफेक्ट के साथ। ये तो गया पास्ट का। अच्छा, फ्यूचर में आपका क्या है? फ्यूचर में दो चीजें होती हैं। फ्यूचर में एक आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है फ्रेंड्स? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा होता है विल या शैल लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट। शैल लगता है आई और वी के साथ, विल लगता है बाकी सबके साथ, लेकिन जब पक्का इरादा होता है तो आई और वी के साथ विल कर देंगे और बाकी सबके शैल, जस्ट अपोजिट, एकदम एक दूसरे के साथ चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हमारी पहचान ये होगी कि हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद विल या शैल के बाद ही विल या शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। दैट मीन्स दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें हम भी विल या शैल जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग विल या शैल लगा के उसमें लगा देंगे बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, बी लगा, बीन लगा, बीइंग लगा, उसके ठीक बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा चीज नहीं आएगा, चाहे नॉट हो या कुछ भी हो। बी और बीन और बीइंग, इनके बाद ठीक जस्ट बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा, लेकिन इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर का सेकंड है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? परफेक्ट का मतलब ही वो उसमें हैज हैव लगा होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हैज नहीं होता, केवल हैव होता है। विल हैव, शैल हैव। अगर आप कहें विल हैज, शैल हैज, विल हैड, ये सब नहीं होगा। ओनली हैव का यूज होता है फ्यूचर में, लेकिन विल या शैल, विल या शैल फ्यूचर है तो विल शैल का यूज होगा ही ऑब्वियसली, और परफेक्ट है तो हैव और लग जाएगा। तो हम भी विल या शैल के साथ जो भी होगा, विल या शैल जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव हम लगा के उसमें लगा देंगे BEEN, बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। पास्ट में 3 में मैंने क्या देखा? पास्ट इंडेफिनिट अगर हम पहचान गए, एक्टिव सेंटेंस पास्ट में दिया है तो हम वॉज वर्ब लगा देंगे। कंटिन्यूअस में दिया है मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिया होगा तो हम भी वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। परफेक्ट में हैड दिया होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड दिया होगा तो हैड के साथ बीइंग लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो हम विल शैल के साथ बी लगा देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर विल शैल दिया है उसके साथ हैव भी हमें ऑलरेडी दिया होगा, ये हमारी पहचान है, हैव लगा होगा फ्यूचर परफेक्ट में। विल हैव शैल हैव दिया होगा तो हम विल हैव शैल हैव के साथ BEEN, बीन लगा देंगे। ये आपका हो गया, मैंने प्रेजेंट बता दिया, पास्ट बता दिया, फ्यूचर बता दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, नो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें मे, माइट, वुड, शुड, कुड, ये सारी चीजें आती हैं, उनके साथ क्या करना है? उनके साथ में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, उनके साथ आपको केवल क्या करना है? बी लगा देना है, BEB। कैसे? BEB कैसे? जैसे मान लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका दिया है मे दिया है तो मे बी, ठीक है, मे बी। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मे दिया है तो हम मे बी करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये बी जो भी लगाया उसके बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर माइट दिया है तो माइट के साथ बी, माइट के साथ बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर शुड दिया है, वुड दिया है, तो हम भी शुड बी या वुड बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज अगर कुड दिया है तो कुड बी, कुड बी। अच्छा, हैज टू, हैव टू दिया है तो हम भी हैज टू बी या हैव टू बी। मतलब जो भी हमें दिया है उसके साथ केवल बी लगाना है, कुछ नहीं है। मे दिया है तो मे बी, माइट दिया तो माइट बी, कुड है तो कुड बी, वुड है तो वुड बी, शुड है तो शुड बी, ऑट टू है तो ऑट टू बी। ऑट टू मॉरल ड्यूटी के लिए लगता है, कोई भी आपका नैतिक कर्तव्य है उसके साथ लगता है तो ऑट टू बी। ऑट टू बी जो आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, उसके लिए ऑट टू आता है। तुम्हें अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट करना चाहिए तो यू ऑट टू बी, योर पेरेंट्स ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू।
या यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, और बाकी में कुछ भी आ सकता है, मस्ट आ गया, मे, माइट, मस्ट आ गया तो मस्ट भी, कुछ भी नहीं, हम केवल और कैन आया तो कैन भी। ये समझ में आया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं ये अगर आपका दिया है तो इसमें यही चीज आप चेंज नहीं करेंगे। मे दिया है तो माइट कर दिया, विल दिया है तो वुड कर दिया, शैल दिया तो शुड कर दिया। नो, डोंट डू दिस थिंग। ये चीज आपका नहीं है। बहुत तो कंफ्यूज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में, दे गेट कंफ्यूज्ड, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैन का कुड कर दिया, विल का वुड कर दिया। ये चीज जो है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, याद रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैंने आपको वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। विल का वुड, कैन का कुड, शैल का शुड, ये जो होता है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। जो रिपोर्टेड स्पीच जो आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी कोर्स में है, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देख लीजिएगा। लेकिन दोनों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, एकदम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने रिवाइज किया, पढ़ा, उसके बाद जस्ट बाद आपने अगर एक्टिव पैसिव पढ़ा तो आप एकदम हचपच हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए पहले, सबसे पहले तो टेंस का क्लियर करिए। मेरे जो टेंस के जो वीडियोज हैं वो मैंने इतना डिटेल में समझाया, 1 by 1 मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। वो अगर आप देख लेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट, डेफिनेट है कि आपको टेंस क्लियर हो जाएगा। टेंस पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव में से कुछ एक पढ़िए। उसके बाद कुछ और आप कुछ टाइम देके, गैप देके, अगर उसके बाद कुछ और पढ़ना है तो कुछ और पढ़िए, नहीं तो उसके बाद कुछ टाइम गैप देके तब आप एक्टिव पैसिव पढ़िए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कुड, विल का वुड चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता, उसमें केवल बी लग जाता है। Just remember, there's only one difference between active passive and direct indirect. Direct indirect, direct you will have to change can into could, can का could, will का would, should, but not, this is not an active passive. Active passive में ये चीज नहीं है। Active passive में you have to only add be, जो भी whatever modal auxiliary verb is given, जो भी modal auxiliary verb का दिया है, ये modal auxiliary verb है, जो भी दिया है उसके साथ हम केवल be ऐड कर दे रहे हैं और कुछ नहीं, और उसके बाद ही हम केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, उसकी ठीक बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बी, बीन, बीइंग जो भी लगाते हैं उसके ठीक बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वो आप करके, वो तो मैंने रूल बता ही दिया है। तो ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बहुत तरीके के सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में बाद में बताऊंगी। इसमें आपका, मैंने आपको सबसे पहले तो मैंने रूल्स बता दिए एक्टिव पैसिव के, और एक वीडियो में मैंने आपको रूल्स बता दिया, क्लियर कर दिया। दूसरे वीडियो में मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करके दिखा दूंगी, ठीक है। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इस तरह से सेंटेंस क्लियर करके फिर आप करेंगे इंपरेटिव, राइट। वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब होता है, राइट। तो फॉर दिस टाइम बीइंग, अब तक के लिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसको आप लोग रिवाइज करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, ये आपके बहुत काम आएगा। ये आपका अभी जो स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और ज्यादा और अच्छी अच्छी चीजें अपलोड करूं तो आप प्लीज मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड द मोस्ट थिंग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये बेनिफिट, ये जो फायदा है, सब लोग उसका फायदा उठा सकें। कैसे रूल होते हैं, कैसे किया जाता है, वो आपको घर बैठे क्लियर हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छी चीज मैंने सिखा रखा है, राइट। तो आप, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। ओके, टिल देन बाय बाय, डू टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू।